हेलो फ्रेंड्स, अपने चैनल जॉयफुल टीचिंग सेंटर पर पिछले दिनों हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 वीडियो के अंतर्गत विभिन्न चीजों का अध्ययन किया था। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी उस समाज में, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, तो देखिए, आर्थिक व्यवस्था जो थी उसका आधार जो था वो कृषि, व्यापार और पशुपालन था। ठीक है, तो जैसे आप उसका मुख्य व्यवसाय जो था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह था कृषि था। उसके पीछे का कारण यह था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह नदी के किनारे उसका विकास हुआ था, और नदी के किनारे होने के चलते वहाँ की जो जमीन थी वह काफ़ी उपजाऊ थी, जिसके चलते सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो था वह कृषि था। दूसरा मुख्य व्यवसाय जो था वह व्यापार था, और तीसरा पशुपालन था। तो यदि आपसे ऑप्शन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो वह कृषि था। उसके पीछे मैंने कारण आपको बता दिया कि यह नदी के किनारे विकसित थी, इसलिए यहाँ की भूमि काफी उपजाऊ थी। देखिए, कृषि के अंतर्गत भी जो है जौ आपका पहला अनाज था। जौ जो था वह आपका पहला अनाज था जो मानव द्वारा प्रयोग किया गया था। यानी इस वाक्य से हमें यह पता चल जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में ही जौ का उत्पादन किया गया था। यानी सबसे पहले जौ का उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। ठीक है, विश्व में पहली बार कपास उत्पादन जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। जो कपास भी उत्पादन हुआ था विश्व में पहली बार, वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। प्रिय पशु जो है उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रिय पशु कुबड़ वाला बैल या एक श्रृंगी बैल। एक श्रृंगी बैल को कुछ विद्वानों ने गेंडा कहा है, गेंडा से तुलना किया है, यद्यपि कि यह बैल है तो बैल था। तो कुबड़ वाला बैल जो है या एक श्रृंगी बैल यानी एक सिंह वाला बैल जो है उस समय के जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनका प्रिय पशु हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्रिय पशु क्या था? कुबड़ वाला बैल या एक श्रृंगी बैल। मुख्य फसलें, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी? तो आपका जौ था, चावल था, कपास था, तरबूजा था, नील था, सरसों था और तिल था। यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य फसल हुआ करता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है ट्रेड करते थे, वह वस्तु विनिमय उस समय प्रयोग होता था। क्या होता था? वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय मतलब होता है कि एक वस्तु ले लीजिए, उसके एवज में आपके पास जो है दूसरा वस्तु दे दीजिए। जैसे आज भी हम लोग किसी किसी गांव में कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम चावल, अगर किसान है तो उसके पास चावल या कोई अनाज ज्यादा है तो अनाज दे के सब्जी खरीद लेना, तो यह कहलाता है वस्तु विनिमय। तो उस समय वस्तु विनिमय था। और हम लोग जानते ही हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। इसके बारे में आगे थोड़ा एक लाइन हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, और दूसरी बात कि हम लोग पाषाण काल में पढ़े थे मेटल एज। तो मेटल एज के अंतर्गत जो है सिंधु घाटी जो था ब्रॉन्ज मेटल के अंतर्गत कांस्य युगीन थी। कांस्य युगीन जो होता है, कांसा होता है कॉपर प्लस जेडन, कॉपर प्लस जेडन, जिंक और तांबा के मिलने से कांसा बनता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलिए, अब इसके बारे में हम लोग पशुपालन के अंतर्गत देखें सिंधु घाटी सभ्यता का पशुपालन कैसा था। तो सिंधुवासी जो थे वह आपका बैल से, भैंस से, सूअर से, कुत्ता से, बिल्ली से और भेड़ से, हाथी से परिचित थे। सिंधुवासी जो थे वह बैल, भैंस, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, भेड़ और हाथी से परिचित थे। वह किस चीज से नहीं अपरिचित थे? तो घोड़ा, शेर और गाय से। यह ऑप्शन में देता है, आपको पूछता है कि सिंधुवासी किस जानवर से परिचित नहीं थे, तो उसमें आता है एक ऊंट भी जोड़ दीजिएगा। ऊंट से भी अपरिचित थे, ऊंट से भी अपरिचित थे। मेनली वो अपरिचित थे किससे? बैल से, भैंस से, सूअर से, कुत्ता से, बिल्ली से, भेड़ से और हाथी से परिचित थे। और वह अपरिचित थे घोड़ा, शेर, गाय और ऊंट से। फिर भी घोड़ा की से अपरिचित थे, लेकिन घोड़े के हड्डी का जो साक्ष्य है वह सुरकोटदा से मिला है। कहां से मिला है? सुरकोटदा से है, यह गुजरात में ही है। ऊंट का साक्ष्य जो है वह कालीबंगा से मिला है। ऊंट का साक्ष्य कहां से मिला है? कालीबंगा से, यह राजस्थान में है। चलिए, अब सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार पढ़ें। तो देखिए, व्यापार के अंतर्गत दो चीज था, एक आयात और निर्यात। तभी ना व्यापार होगा, आयात और निर्यात। तो कुछ वस्तुएं सिंधुवासी आयात करते थे, कुछ वस्तु का निर्यात करते थे। तो आयात की जाने वाली वस्तु के अंतर्गत आपको सोना था जो कि अफगानिस्तान से होता था। चांदी जो था वह ईरान और अफगानिस्तान से होता था। तांबा, खेतड़ी, खेतड़ी राजस्थान में बहुत फेमस जगह है। तांबा वहाँ बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और वहीं के महाराज थे, खेतड़ी के ही महाराज के द्वारा विवेकानंद को उपाधि दी गई थी, नरेंद्र को विवेकानंद की उपाधि दी गई थी। तो
खेतड़ी। सीसा जो है ईरान से। लाजवर्द मेसोपोटामिया या अफगानिस्तान से। टीन, लाजवर्द नीलम पत्थर को संभवतः कहा जाता था। टीन अफगानिस्तान से और गोमेद गुजरात से। तो आप इसको देख सकते हैं कि सोना कहाँ से, अफगानिस्तान से होता था। चांदी कहाँ से, ईरान से और अफगानिस्तान से। तांबा कहाँ से, खेतड़ी से। सीसा कहाँ से, ईरान से। लाजवर्द कहाँ से, मेसोपोटामिया, इसका आधुनिक नाम इराक हो गया है, मेसोपोटामिया से और अफगानिस्तान से। टीन कहाँ से, अफगानिस्तान से। गोमेद कहाँ से, गुजरात से। इतने चीज़ों का ट्रेड होता था। और जो निर्यात की जाने वाली वस्तु थी वो हाथी दांत थी, तांबा था, कपास था, कुछ मात्रा में वस्त्र भी थे। तो ये सभी क्या होते थे, निर्यात होते थे। हाथी दांत, तांबा और कपास निर्यात होता था। प्रमुख बंदरगाह की जब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, तो आपको लोथल देखने के लिए मिलता है, यह गुजरात में है। यहाँ से पश्चिमी एशिया में व्यापार होता था। उसके बाद आपको रंगपुर गुजरात में ही है। सुरकोटदा कच्छ गुजरात में ही है। और प्रभास पाटन यह गुजरात में ही है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। अब हम लोग आगे देखें, यदि मुझे आपका सहयोग निरंतर मिलता रहा तो आगे भी यह वीडियो जारी रहेगी। चलिए कला, अब सिंधु घाटी सभ्यता का हमने कला देख रहे हैं। तो कला के अंतर्गत देखेंगे तो देखेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की कला जो है, वह कला प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता है। कला जो है उसकी कलाकृति स्वतंत्र रूप से नहीं है। वह कला जो है सिंधु घाटी सभ्यता की कला, वह या तो मूर्तियों पर विकसित है, या मुहरों पर विकसित है, मनके पर या मृदभांड पर या बाट पर या लिपि पर। इन्हीं जगहों पर कला देखने को मिलता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के कला के बारे में इससे ही पता चलता है कि मूर्ति पर, मुहर पर, मनके पर, मृदभांड पर, बाट पर और लिपि पर जो कैसी कलाकृति थी। तो यदि हम मूर्ति की बात करें तो मूर्ति पर जो है 3 तरह का मूर्ति देखने के लिए मिलता है। प्रस्तर मूर्ति देखने के लिए मिलता है, धातु की मूर्ति देखने के लिए मिलता है और मृण की मूर्ति देखने के लिए मिलता है। प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति हो गई, धातु मतलब मेटल के हो गई, और मृण मतलब होती है जो मिट्टी को पका के जो बनती है मूर्ति, वह मृण मूर्ति के अंतर्गत आती है। तो जैसे देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जोगी की या पुरोहित की जो मूर्ति मिली है वह प्रस्तर की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है। और यह कहाँ से मिली है, तो यह आपको मिली है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली है, यह आपको मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से, तो आप पे प्रश्न पूछता है कि पुरोहित की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से ही एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से ही एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। और यह कैसी मूर्ति है, यह कांस्य प्रतिमा है। कैसी प्रतिमा है, कांस्य प्रतिमा है। उसके बाद है कि हड़प्पा कालीन स्थलों से लाल रंग की ठोस पकाई गई मिट्टी की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों से तो जो मिट्टी के मूर्ति का जो साक्ष्य मिला है वह कैसा कलर का था, तो वह जो था आपका लाल रंग का था। कैसा कलर का था, लाल रंग का था। और वह मिट्टी की मूर्ति के साक्ष्य हैं। वह पकाई गई मिट्टी होती है, मृण मूर्ति के अंतर्गत जो आती है। पुरुषों की तुलना में नारी मृण मूर्तियों का साक्ष्य अधिक मिलता है। जब आप सैंधावासी को देखेंगे तो मातृशतात्मक पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। तो आप उस काल में देखेंगे, सैंधव काल में, कि जो पुरुष देवता की अपेक्षा नारी की जो मूर्ति होती है ना, उनका ज़्यादा साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये आप सैंधव काल में देखेंगे। उसके बाद क्या है कि एक प्रतिमा प्राप्त होती है, वो हड़प्पा से मिलती है। कहाँ से मिलती है, हड़प्पा से एक प्रतिमा मिलती है जहाँ पर एक पुरुष जो है धोती पहने हुए है, पुरुष धोती पहने हुए है। और ऐसा माना जाता है कि वह उस समय का कोई देवता थे। और यह धोती पहने हुए पुरुष का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, वह हड़प्पा से मिलता है। कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से मिलता है। पुरुष का धोती पहनने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, हड़प्पा से। उसके बाद पशुओं की मृण मूर्तियों में सबसे अधिक कुबड़दार वृषभ का देखने को मिलता है। कुबड़दार वाला भी हमने पढ़ा कि उस समय के अत्यधिक प्रिय पशु कौन थे, कुबड़दार वृषभ थे या एक श्रृंगी बैल थे। तो पशुओं के मृण मूर्ति में जो है सबसे अधिक मिलता है आपको कुबड़दार वृषभ। और यदि पक्षियों की बात करें तो उसमें आपको पक्षियों के अंतर्गत गौरैया मिलती है। पक्षियों के अंतर्गत गौरैया की मृण मूर्ति मिलती है। अब आते हैं मुहरों पर। यदि मुहर की हम बात करते हैं
तो सबसे अधिक मुहर जो है सेलखड़ी, स्टेटाइट उसको संभवतः कहते हैं, सेलखड़ी से वह निर्मित था। सबसे अधिक मुहर सेलखड़ी की निर्मित होती थी। उसके बाद सर्वाधिक अंकन जो था, उस मुहर पर जो अंकन हुआ करता था वह पीपल के वृक्ष का अंकन हुआ करता था या एक श्रृंगी पशु का अंकन हुआ करता था। उसके अंतर्गत आपको मुहर पर आपको गाय नहीं मिलती है, घोड़ा देखने को नहीं मिलता है, ऊंट देखने को मुहर पर नहीं मिलता है। और अभी हमने पढ़ा था कि सिंधुवासी जो है गाय, घोड़ा और ऊंट से परिचित नहीं थे। तो मुहर जो है किस चीज की बनी होती थी, इसको याद रखिएगा कि वह सेलखड़ी की बनी होती थी और उस पर सर्वाधिक अंकन पीपल का होता था या एक श्रृंगी वृक्ष का देखने को मिलता है। उस पर गाय, घोड़ा, ऊंट इत्यादि का मुहर पर अंकन देखने को नहीं मिलता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड। पशुपति के शिव के अंकन वाली मुहर कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। उस पर जो है पशुपति शिव का जो है अंकन किया हुआ है और वह मुहर कहाँ से प्राप्त होती है? तो वह प्राप्त होती है आपका मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मुहर पर सुमेरियन नाव का चित्र जो है वह कहाँ से प्राप्त होता है? तो वह भी मोहनजोदड़ो से। मुहर पर सुमेरियन नाव, चूंकि आपको पता है व्यापार के अंतर्गत जो है सुमेरिया और मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान से सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार था, तो स्वाभाविक है कि मुहर पर जो है जहाँ से व्यापार होगा वहाँ का कुछ न कुछ प्रभाव दिखेगा। तो मुहर पर सुमेरियन नाव का जो है प्रभाव चित्र जो है देखने के लिए मिलता है। और वह साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वह साक्ष्य मिला है मोहनजोदड़ो से। नाव चित्रित मुहर कहाँ से मिला है? तो लोथल से। नाव चित्रित मुहर कहाँ से मिला है? लोथल से। यानी मुहर पर नाव बनाया हुआ है वह मुहर कहाँ से प्राप्त हुआ है? लोथल से। तो अगर आपका सुमेरिया लेख वाला देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से, पशुपति के शिव अंकित वाला देखेंगे तो मोहनजोदड़ो से, नाव चित्रित वाला मुहर देखेंगे तो आप लोथल से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या है कि हड़प्पा से एक मुहर मिला है जिस पर नारी का चित्रण हुआ है, जिस पर एक नारी का चित्रण हुआ है, नारी का चित्रण हुआ है जिसका पैर ऊपर और सिर नीचे की ओर है तथा उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है, उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। और इसे उरोरा की देवी लोग मानते थे। इसे क्या मानते थे? उरोरा की देवी। तो ये बात याद पड़िएगा कि उरोरा की देवी जो है एक नारी का चित्रण है और चित्रण उसके नाभि से जो है, उसके गर्भ से जो है एक पौधा निकल रहा है, इसे लोग उरोरा की देवी समझते थे। और इस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह याद रखिएगा आप कि यह जो है आपका हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। चलिए अब मनका के बारे में आते हैं। मनका जो है सर्वाधिक संख्या में सेलखड़ी पत्थर का मनका प्राप्त हुआ है चाहुंद्रो और लोथल से। चाहुंद्रो और लोथल से मनका का कारखाना मिला है। चाहुंद्रो और लोथल से क्या मिला है? मनके का कारखाना। याद रखिएगा कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ था? तो लोथल में और चाहुंद्रो, दो जगह था। उसके बाद आते हैं मृदभांड। मृदभांड जो है वह दो कलर के देखने के लिए, पॉटरी जो होता है वह दो कलर का देखने का मिलता है। एक लाल कलर का देखने के लिए मिलता है और एक जो मिलता है आपका गुलाबी कलर का देखने के लिए मिलता है। और दोनों पर जो अलंकरण किया हुआ है वह अलंकरण काला कलर का किया हुआ है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा कि मृदभांड दो कलर के देखने के लिए मिलते हैं, एक लाल और एक गुलाबी। और उन पर जो सजावट है, अलंकरण है, वह ब्लैक कलर का है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर पंचतंत्र की प्रसिद्ध कथा चालाक लोमड़ी को दर्शाता है। वह नहीं, एक विष्णु शर्मा की रचित एक पुस्तक है पंचतंत्र, उस पर जो है चालाक लोमड़ी वाला दिखाई देता है। तो वह जो है उसकी कथा का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह लोथल से मृदभांड प्राप्त हुआ है, उस पर पंचतंत्र की कथा का साक्ष्य मिल जाता है। यह याद रखिएगा कि पंचतंत्र की कथा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो लोथल से प्राप्त होता है। उसके बाद हम उसके बाट और माप की देखें, उस समय का कैसा वेट और मेजरमेंट था, तो उसके बारे में यदि हम बात करें तो वह दशमलव प्रणाली आधारित थी। कैसी थी? दशमलव पर आधारित थी। उस समय की मेजरमेंट जो था दशमलव प्रणाली पर आधारित था। और सर्वाधिक बाट जो है वह भूरे चर्ट नामक पत्थर से निर्मित था। कैसा था? भूरे चर्ट नामक पत्थर से निर्मित था। तौल की जो इकाई थी वह 16 के गुणक में थी। हमेशा याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो तौल की इकाई थी वह 16 के गुणक में थी, अर्थात 16, 64, 160, 320, 640 इत्यादि, यानी 16 के गुणक में सिंधु घाटी सभ्यता में तौल की इकाई थी। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से हाथी दांत से निर्मित तराजू के पलरे का साक्ष्य मिला है। यदि आपसे एक प्रश्न पूछे कि तराजू के पलरे का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो आप बताएंगे मोहनजोदड़ो से और लोथल से मिला है। यह किसका साक्ष्य है? तो हाथी के दांत से निर्मित था। क्या था तराजू? कैसा निर्मित था? हाथी के दांत से निर्मित था।
अब आइए हम लोग लिपि के बारे में पढ़े कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसे थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि का लिखावट है वह सबसे अधिक मोहर पर दिखता है, यानी लिपि जो लिखी हुई थी सबसे ज्यादा मोहर पर लिखी हुई थी। लिपि जो है वर्णमाला में नहीं थी, वह कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, बाएं से दाएं लिखी जाती थी और फिर दाएं से बाएं लिखी जाती थी, और इसको कहा जाता था इस तरह से वो लिपि लिखी जाती थी और इसको बेस्ट्रोफोडॉन लिपि कहा जाता था। तो उसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसका साक्ष्य सबसे अधिक मोहर पर देखने के लिए मिलता है। वो स्वतंत्र रूप से लिपि नहीं मिलता है, मिलता होगा अभी पूरा ज्ञात नहीं है। उसका जो सर्वाधिक साक्ष्य मिला है वह मोहर पर ही उत्कीर्ण है, ठीक है। उसके बाद धर्म के बारे में पढ़े कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था व्यक्तिवादी अवधारणा पर आधारित था। देखिए दो तरह का होता है, एक प्रकृतिवादी और एक होता है व्यक्तिवादी। एक क्या होता है, प्रकृतिवादी, और एक होता है व्यक्तिवादी। प्रकृतिवादी में मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम सूर्य का उपासना, जो प्रकृति प्रदत्त पेड़ का, पौधों का, इस तरह से पीपल का पेड़, वृक्ष का या अन्य चीजों का प्रकृतिवादी हो गया। व्यक्तिवादी जैसे व्यक्ति के रूप में पूजा करना, जैसे राम कृष्ण, ये सब हो गया व्यक्तिवादी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था वह कैसा था, सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म जो था वह व्यक्तिवादी था, व्यक्तिवादी अवधारणा पर आधारित था, यानी ईश्वर की पूजा व्यक्ति के रूप में होती थी। कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मूर्ति पूजा का पहला साक्ष्य मिला है। मूर्ति पूजा का पहला साक्ष्य कहां से मिला है, तो मूर्ति पूजा का पहला साक्ष्य सिंधु नदी घाटी सभ्यता से ही मिला है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता से। उसके बाद स्वास्तिक चिन्ह सूर्य को इंगित करता था। वह जो हड़प्पा से मिला है स्वास्तिक चिन्ह, वह किसको इंगित करता था, सूर्य को इंगित करता था। यह याद रखेंगे कि स्वास्तिक चिन्ह किसको इंगित करता था, तो स्वास्तिक चिन्ह सूर्य को इंगित करता था। चलिए अब आते हैं पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस किस चीजों का पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पीपल का वृक्ष का पूजा करते थे, मातृ देवी की पूजा करते थे, कुबड़ वाले बैल को मानते थे, शिवलिंग का पूजा करते थे, पशुपति शिव थे, लिंग और योनि का भी पूजा करते थे। ये सब देखने को मिलता है। तो आप इसके अंतर्गत आएंगे तो पशुपति शिव के, पीपल का वृक्ष का तो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। मातृ देवी को हम लोग जानते हैं कि अरोड़ा की देवी, मातृ देवी इत्यादि को लोग मानते थे। पशुपति शिव की मूर्ति के बारे में पढ़े तो देखिए पशुपति शिव की मूर्ति जो है यह प्राप्त हुई है आपको मोहनजोदड़ो से। कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। जोगी की मुद्रा में मिली है, जोगी की मुद्रा भी कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से। और पशुपति शिव के मूर्ति के अंतर्गत आदि शिव को पुरुष देवता के रूप में माना गया है। आदि शिव को कैसा माना गया है, पुरुष देवता के रूप में माना गया है। और इसके जो प्रतिमा प्राप्त हुआ है वह आदि शिव का जो प्रतिमा है उसके जो है दाहिने तरफ बाघ और हाथी देखने को मिलती है, जबकि बाएं तरफ गैंडा या भैंसा देखने के लिए मिलता है। और पैर के पास जो है दो हिरन देखने के लिए मिलता है। जो आदि शिव है उसके दाएं तरफ क्या देखने के लिए मिलता है, बाघ या हाथी, और बाएं तरफ क्या देखने के लिए मिलता है, गैंडा या भैंसा, और पैर के पास क्या देखने के लिए मिलता है, हिरन देखने के लिए मिलता है। यह याद रखिएगा कि आदि शिव जो है वह क्या थे, तो पुरुष देवता थे, जिसके दाएं तरफ बाघ या हाथी है, बाएं तरफ गैंडा या भैंसा है, पैर के पास हिरन है। चलिए उस सिंधु घाटी सभ्यता में जो शवाधान था, शव को दफनाने की प्रक्रिया जो थी वह 3 प्रकार की थी। कैसी कैसी थी, एक कहलाती थी आंशिक, दूसरा था पूर्ण, और तीसरा था दाह संस्कार। आंशिक के अंतर्गत क्या होता था कि मृतक को खुले में छोड़ दिया जाता था और बचे अवशेष का दफन होता था। जैसे मृतक को खुले में छोड़ दिए तो अपने आप डिकम्पोज हो गया, और उसके डिकम्पोज होने के बाद जो उसका रेसिडुअल्स बच गया उसको क्या करते थे, उसका दफन कर देते थे। और पूर्ण वाला में क्या होता था कि मृतक के शरीर को दफना दिया जाता था, पूरा होल बॉडी को ही दफना दिया जाता था। और तीसरा प्रथा थी वो दाह संस्कार की प्रथा थी, इसमें मृतक के शरीर को जलाया जाता था, दफनाया नहीं जाता था। तो 3 तरह का था, आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार। आंशिक के अंतर्गत खुले में छोड़ देना था, और छोड़ देने के बाद जब उसका अवशेष बच गया उसको दफन कर दिया जाता था। पूर्ण के अंतर्गत पूरा दफनाया जाता था, और दाह संस्कार के अंतर्गत जो है पूरा शरीर को जलाया जाता था। सिंधु सभ्यता का पतन के बारे में यदि हम बात करें तो सिंधु सभ्यता का पतन केवल उसके नगरीय स्वरूप का हुआ था। देशीय ग्रामीण संस्कृति अपने मूल रूप में बनी रही थी। यानी सिंधु सभ्यता में जो पतन हुआ सिर्फ उसके नगरीय स्वरूप का हुआ था, बाकी का पतन नहीं हुआ था। ग्रामीण संस्कृति तो मौजूद ही थी,
सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के संदर्भ में दो सिद्धांत माने जाते हैं। एक माना जाता है आकस्मिक पतन का सिद्धांत और दूसरा माना जाता है आपका क्रमिक पतन का सिद्धांत। आकस्मिक पतन का सिद्धांत जो है मार्टिमर व्हीलर दिए थे, अन्य भी विद्वान दिए थे, लेकिन मार्टिमर व्हीलर प्रमुख विद्वान थे। उनके अनुसार जो था कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का आकस्मिक पतन हो गया, मतलब आर्य आए यहाँ पे और आर्य आने के साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता का अचानक से पतन हो गया। यह कहलाता है आकस्मिक पतन का सिद्धांत। क्रमिक पतन का सिद्धांत जो है, क्रमिक पतन का सिद्धांत कि नहीं, यह अचानक से परिवर्तन नहीं हुआ है, यह धीरे धीरे एक काल रूप से होते, चरणबद्ध होते होते यह परिवर्तन हुआ है। और उसके परिवर्तन के कई कारण बताए गए हैं कि कहीं कोई किसी विद्वान के द्वारा पर्यावरणीय परिवर्तन कहा गया है कि अचानक पर्यावरण बदलने के कारण उसका नाश हो गया, समाप्त हो गया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को बताया गया है। नदियों द्वारा मार्ग परिवर्तन होने से व्यापार वगैरह सब प्रभावित होने लगा, जिसके चलते जो है उसका परिवर्तन पतन हो गया। और इसमें सर्वाधिक प्रमुख जो माना गया है वह प्रकृति का आपदा का, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी। इसमें विशेष जोर जो है बाढ़ पर दिया गया है कि बाढ़ आने के चलते हो सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया हो। चलिए अब जो है कुछ किस किस चीज स्थल से क्या क्या प्राप्त हुआ है, यह प्रमुख चीजों का हम लोग अध्ययन करते हैं एक टेबल के रूप में, क्योंकि यहीं से मेन क्वेश्चन जो है यहीं से आता है किसी भी एग्जाम में। तो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। जैसे बात यदि हम हड़प्पा की करें तो हड़प्पा से आपका ये जो है खोज किए थे दयाराम साहनी, 1921 ईस्वी में खोज किए थे। यह वर्तमान पाकिस्तान में है। और यहाँ से जो प्राप्त हुआ है समाधान R37, जो R37 है वो प्राप्त हुआ है। और पत्थर की नटराज की मूर्ति प्राप्त हुई है। यह याद रखिएगा, पूरा आप उसको पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके पूरा पढ़ लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। समाधान R37 प्रकार का शव जो है वह कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। और हड़प्पा का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। यह कहाँ है, रावी नदी के तट पर है और वर्ष 1921 में इसका खोज हुआ था। ठीक है। उसके बाद मोहनजोदड़ो, दूसरा है मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह भी पाकिस्तान में ही है। इसका खोज 1922 में रखालदास बनर्जी किए थे। यह सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से बृहत स्नानागार जो सभा भवन था वह प्राप्त हुआ है। पुरोहितों का आवास प्राप्त हुआ है। एक श्रृंगी वाली पशुओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त हुआ है। उसके बाद पशुपति और मातृ देवी वाली मुहर प्राप्त हुई है। दाढ़ी वाला साधु प्राप्त हुआ है। और नाव के चित्रित मुहरें प्राप्त हुई। अभी हमने पढ़ा था नाव के चित्रित वाले मुहर। उसके बाद चाहुंदरो, जो इसके बारे में प्रश्न पूछता है कि कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर था जो दुर्गीकृत नहीं था, तो आप याद रखिएगा चाहुंदरो था। और यह कहाँ है कि पाकिस्तान में ही है। और इसके खोज किए थे NG मजूमदार। और यह किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ से जो प्रमुख प्रश्न आता है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था, तो चाहुंदरो से मिला था। और बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो अभी चाहुंदरो से मिला है। उसके बाद आते हैं कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है, क्या होता है, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। और यह कहां से प्राप्त हुआ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला है वहां से। उसके बाद जो है अमलानंद घोष इसके खोजकर्ता थे। और यह घग्घर नदी था जिसका प्राचीन नाम सरस्वती था, उसके किनारे कालीबंगा मिला है। और यहाँ से क्या मिला है, तो जुते हुए खेत का साक्ष्य। प्रश्न पूछता है कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में के अंतर्गत, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जुते हुए खेत का साक्ष्य जो है आपको कालीबंगा से मिला है। उसके बाद अलंकृत या नक्काशीदार ईंट या हवन कुंड, ये सब मिले हैं कालीबंगा से। और मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की आकृति भी आपको कालीबंगा से मिली है। उसके बाद लोथल, जो कि एक प्रमुख बंदरगाह था सिंधु घाटी सभ्यता का, वह अहमदाबाद गुजरात के पास है, गुजरात में ही है। और इसके खोजकर्ता एसआर राव थे। और यह भोगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है लोथल, भोगवा नदी के किनारे है। और इसके अंतर्गत जो है आप प्रमुख बंदरगाह है गोदीवाड़ा या डॉकवाड हो ही गया। उसके बाद घोड़े का जबरा का साक्ष्य यहीं से मिला है। और मनके बनाने का कारखाना भी यहीं से मिला है। और नाव के चित्र युक्त मोहरे भी यहीं से प्राप्त हुई है। तो यह भी याद रखिएगा कि नाव के चित्र, देखिए कुछ चीजें दो दो जगह से मिल जाते हैं। तो कालक्रम में जैसे जैसे खोज होते जाता है ना, तो ऐसे वैसे हो सकता है कि कुछ चीजें दो जगह से भी तीन जगह से प्राप्त होती चली जाए। तो ऐसा ये नहीं कहेंगे कि आप वहां से बोले और यहाँ नहीं होगा, ऐसी हो सकता है, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीजें हैं। कहाँ से जैसे जैसे आगे क्रमिक रूप से खोज होता जाएगा वहां से मिलते चले जाएगा।
उसके बाद बनावली, बनावली जो है हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है और आर.एस. बिष्ट इसका खोज किए थे और ये सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से आपका मिट्टी का हल मिला है और नारी मूर्ति मिली है और जौ मिला है। तो जौ का भी साक्ष्य बनावली से हम लोग देखे थे कि जौ का साक्ष्य बनावली से मिला था, यह याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है कि आपका जौ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो जौ बनावली से मिला है, ठीक है। उसके बाद धौलावीरा, धौलावीरा जो था यह एक ऐसा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में विभाजित था। पहला था दुर्ग, ऊपर वाला दुर्ग होता था, बीच में जो था मध्यम था और निचला जो था वह नगर था। तो पहले ऊपर में संभ्रांत लोग रहते थे, बीच में व्यापारी और नीचे जो है वह ग्रामीण या आम आदमी रहते थे। तो यह जो था दुर्ग था, दुर्ग, मध्यम और निचला नगर, यह धौलावीरा था। धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था, यह सिंधु घाटी सभ्यता का था। यह सब चीज इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और यह कहाँ था पाया गया है, गुजरात में। इसके खोजकर्ता कौन थे, जेपी जोशी। कौन थे, जेपी जोशी खोजकर्ता थे। और यह जो है मनहर और मनसेहरा नदी के बीच मिला है। एक मनहर नदी है और मनसेहरा नदी है, उसके बीच मिला है धौलावीरा। और यह क्यों विख्यात है, तो यह विख्यात था अपने उन्नत जल प्रबंधन के लिए। यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। और इसके जो है शैलकृत जलकुंड, वहाँ से जो एक जलकुंड मिला है वह शैलकृत है। उसके बाद जो राखी गढ़ी, यह जो है सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान में। तो यह हरियाणा से प्राप्त हुआ है और इसके जो खोजकर्ता थे वह सूरजभान थे। यह घग्गर नदी के किनारे है और यह क्या है कि हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से क्या प्राप्त हुई है, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, और यह ताम्र उपकरण भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। उसके बाद यदि हम लोग पढ़े रंगपुर, तो रंगपुर कहाँ है, तो रंगपुर आपका गुजरात में है। कहाँ है, गुजरात में। और इसके खोजकर्ता कौन थे, एस.आर. राव थे। और यह किस नदी के किनारे है, तो मादर नदी के किनारे है। और यहाँ से क्या मिला है, तो धान की भूसी। यहाँ से क्या मिला है, धान की भूसी। धान का भूसी का साक्ष्य जो है रोजदी से भी मिला है, याद रखिएगा। उसके बाद रोपड़, रोपड़ कहाँ है, तो पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है, पंजाब में। और इसके खोजकर्ता कौन थे, बीबी लाल थे। इसके खोजकर्ता बीबी लाल थे। और यह किस नदी के किनारे है, तो सतलज नदी के किनारे है। तांबा का कुल्हाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, रोपड़ से प्राप्त हुआ है। मानव के साथ, यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो यह रोपड़ से मिला है। रोपड़ एक पंजाब में है जो सतलज नदी के किनारे है। इसके खोजकर्ता बीबी लाल थे, जहां से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। उसके बाद एक है सुरकोटदा। सुरकोटदा कहाँ है, गुजरात में है। इसके खोजकर्ता कौन थे, जेपी जोशी थे। और यह कहाँ है, सरस्वती नदी के किनारे है सुरकोटदा। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से मिला है घोड़े की हड्डी, तराजू का पलरा। हाथी का दांत वाला हमने पढ़ा था कि तराजू का पलरा प्राप्त हुआ है। और कलश समाधान, कलश समाधान था कि शव के ऊपर कलश रखकर दफनाया जाता था। उसके बाद क्या है, आलमगीरपुर। यह आलमगीरपुर है। यह इसके खोजकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा। और यह मेरठ के पास है, उत्तर प्रदेश में। यह किस नदी के किनारे है, क्वेश्चन पूछता है कि आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित था, तो यह हिंडन नदी के किनारे स्थित था। और इस यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, तो यहाँ से प्राप्त हुआ है मृतभांडों पर रंगीन चित्रकारी। क्या प्राप्त हुआ है, जो मृतभांड है उस पर रंगीन चित्रकारी प्राप्त हुआ है। उसके बाद एक है सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर जो है यह बलूचिस्तान पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। ऑरेल स्टाइन इसके खोजकर्ता थे। यह किस नदी के किनारे था, तो यह दास्क नदी के किनारे था। यह क्वेश्चन पूछता है कि सुतकांगेडोर सिंधु घाटी स्थल किस नदी के किनारे स्थित था, तो दास्क नदी के किनारे स्थल था। और यह क्यों विख्यात था, तो यह बंदरगाह के लिए विख्यात था। मानव अस्थिराख से भरा बर्तन वहां से प्राप्त हुआ है। एक बर्तन मिला है जिसमें मानव का अस्थिराख पाया गया है। उसके बाद कुनाल है जो फतेहाबाद हरियाणा से है। जेपी जोशी, आर.एस. बिष्ट, यह सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। चांदी के 2 मुकुट यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद मांडा है, यह जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और यह इसके भी खोजकर्ता जगपति जोशी थे, जो चिनाब नदी के किनारे है मांडा।
सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ से क्या मिला है आपको? ब्लेड मिला है, हड्डी के वानाग्र मिला है और मुहर के साक्ष्य मिला है। मेन आप याद रखेंगे कि यहाँ से ब्लेड मिला है, यहाँ से ब्लेड मिला है। यह बात आप याद रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के मांडा नामक जगह से ब्लेड मिला है। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे स्थित था। तो हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के सारे थ्योरी पॉइंट को लगभग कवर कर लिया। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।